नमो नमः। आज मैं 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 20 विप्लव गायन लेकर आई हूँ। सबसे पहले इसके कवि के बारे में जानिए। इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनका जीवन परिचय सबसे पहले जानना आवश्यक होगा। इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1897 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के भयाना नामक स्थान में हुआ था। वे एक महान लेखक होने के साथ ही अच्छे पत्रकार और राजनेता भी थे। वे सन 1952 से लेकर अपनी अंतिम घड़ियों तक संसद के सदस्य रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, अपलक आदि। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सन 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब कविता आरंभ करती हूँ। सबसे पहले विप्लव गायन। इस विप्लव शब्द का अर्थ होता है उपद्रव। अब इस कविता के माध्यम से जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जो कि कवि हैं इस कविता के, वो जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता का संदेश दे रहे हैं। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। कविता आरंभ कर रही हूँ। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। अब इस कविता में सबसे पहले यह एक क्रांति गीत इसको कहा जा सकता है, जिसके द्वारा कवि जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि तुम ऐसे कोई स्वर या ऐसा कोई गायन हमें सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, अर्थात जिससे हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, अर्थात एक तरफ से कभी इधर से लहर उठकर आए, कभी उधर से लहर उठकर आए। इस तरह से ऐसी तान हमें सुनाइए जिससे कि उथल पुथल मच जाए। अब वो अपने बारे में कहते हैं कि उनके अंदर जो, उनके अंतरतर में या उनके अंतर मन में जो क्रांति की ज्वाला भड़की हुई है रूढ़िवाद के खिलाफ, उसके विषय में वो स्वयं कहते हैं कि सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए, मेरी वीणा में अर्थात मेरे अंतर तन से, मेरे अंतर मन से जो संगीत सुनने को मिलेगा उसमें तो चिंगारियां आन बैठी हैं, अर्थात चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं। टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। ऐंठी हैं मतलब दोनों उंगलियां जो हैं अकड़न में हैं, या मेरी दोनों उंगलियां जो हैं अब ऐंठ गई हैं। और मिजराबें होती हैं वीणा को बजाने के लिए उंगली पर लगाए जाने वाला तार। तो वो कहते हैं कि अब मिजराबें भी टूट चुकी हैं और मेरी उंगलियां भी जो हैं असहाय हो चुकी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब वो क्या कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। अब मारक गीत इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि वो जो महानाश कर सकता है किसका, हमारी कुटिल परंपराओं का, रूढ़िवाद का, जो हमारे विकास में, मानवता के विकास में या सभ्यता संस्कृति के विकास में जो अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, जो रुकावट उत्पन्न कर रही हैं, उनके लिए उन सब का नाश करने के लिए जो मारक गीत मेरे कंठ से निकलने वाला है वो अभी रुका हुआ है। और जैसे ही वो मेरे कंठ से बाहर निकल कर आएगा तो आग लगेगी क्षण में, हृतल में
हृत तल में मतलब कि हृदय स्थल में, कि मेरे हृदय में जो है तब ऐसी ज्वाला उत्पन्न होगी कि अब क्षुब्ध युद्ध होता है, कि जिससे कि उसी समय जो है मेरे मुख से जो वीणा निकलेगी या मेरे मुख से जो स्वर निकलेंगे वो रुष्ट कर देने वाले और युद्ध प्रेरक होंगे, अर्थात युद्धकारी होंगे। जो स्वर मेरे रुके हुए कंठ से अभी निकलेंगे वो रूढ़िवादियों का महानाश करने वाले होंगे। झाड़ और झंखाड़ दग्ध है इस ज्वलंत गायन के स्वर से। अब यहाँ वो क्या कहते हैं कि वो जो ज्वलंत गायन अर्थात जलता हुआ गायन जो वो उनके स्वर से निकलेगा, उससे सभी झाड़ और झंखाड़ इन्होंने फिर से वही पुरातन कुरीतियों की ओर संकेत करते हुए कहा है कि वो सभी जो हैं इससे दग्ध अर्थात जल जाएंगे इस ज्वलंत गायन के स्वर से। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, रुद्ध अर्थात रुके हुए गीत की, क्रोधित तान है अर्थात जो मेरे अंतर मन में जो अब तक क्रोध से भरे जो स्वर थे वो अब जब निकलेंगे तो मेरे वो बहुत ही क्रुद्ध तान अर्थात क्रोधित तान सुनाने वाले हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और वही स्वर मेरे कण कण में अर्थात मेरे अंतर मन में और मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। अब वही तान गाती रहती है कालकूट, यहाँ पर कहा गया है एक बहुत ही महाविनाशक विष को, और फणी कहा जाता है सांप को, और सांप की चिंतामणि अर्थात जो उसके सिर पर मणि जो है सुशोभित होती है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कालकूट विष को धारण करने वाले सर्प के सिर पर जो है चिंतामणि उसकी शोभा को बढ़ाती है, उसी प्रकार मेरे अंतर मन से उठी हुई चिंगारियां आज मेरी शोभा हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रुविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब आगे वो क्या कहते हैं, उनका कहना है कि विचारों के परिवर्तन से ही महानाश होगा इन पुरातन रूढ़ियों का और पुरातन कुरीतियों का, तथा उसके बाद ही समाज का नव निर्माण संभव होगा। इसलिए वो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि आज मैं देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, अर्थात मैं इन सब बातों को अब समझ चुका हूँ कि किस प्रकार से हमारे अंतर मन में उठने वाला यह आक्रोश किस प्रकार से पुरातन उन सभी कुटिल परंपराओं का अंत करने में सहायक होंगे। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अब भ्रू, वैसे तो भ्रू कहा जाता है भ्रिकुटियों को, और विलास कहा जाता है प्रसन्नता वाले भाव या हाव भाव जो कि प्रसन्नता लाने वाले हों। तो वो ये समझ चुके हैं कि उनकी वीणा से निकलने वाली तान जो है विकास की राह में आने वाली सभी रुकावटों को किस प्रकार से नष्ट कर देगी, और हमारी भ्रिकुटियों पर विलास अर्थात प्रसन्नता वाले हाव भाव उत्पन्न हो पाएंगे, अर्थात जो हम करना चाहते हैं इस जड़ता के विरुद्ध एवं गतिशीलता को लाने के लिए वो किस प्रकार से संभव है उसका मैं आज ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। अर्थात मैं ये जान चुका हूँ कि किस प्रकार से संघर्ष करके समाज को बदला जा सकता है या समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इस प्रकार से ये कविता समाप्त होती है। आशा है आप कविता को भली भांति समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।